सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यूपीपीएससी और आरओ की अपनी इस तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एपिसोड नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिछले 7 एपिसोड आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ज्योतिबा फुले संबंधित थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, कृषक आंदोलन से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ज्योतिबा फुले का संबंध जाति विरोधी आंदोलन से था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, तो ये तो छोड़ो, पहले ये बताओ सविनय अवज्ञा आंदोलन कब क्या कैसे हुआ। तो इसकी डेट क्या हुई? डेट तो हो गई 1930। ठीक है, स्टार्ट किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और किस घटना से स्टार्ट हुआ था? डांडी मार्च। तो डांडी मार्च की आप डेट कमेंट कर दो। ठीक है, डांडी मार्च की डेट कब से कब तक है ये बता दो मुझे। तो 12 मार्च हो गई। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था किस किस सन में? 1930 में। और कहाँ कब तक चला था? 6 अप्रैल। ठीक है, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये इसकी शुरुआत साबरमती से हुई थी। ठीक है, तो साबरमती भी याद रखना है आपको। तो इतना हो गया, ये डांडी मार्च हो गया। अच्छा, ये बताओ डांडी मार्च से कुछ महिलाओं का भी संबंध था। कई बार पीसीएस और आरओ ने महिलाओं के नाम पूछे हैं, तो ये भी याद रखना। तो पहली कौन सी हो गई? कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी हो गई एक। दूसरी कौन सी हो गई? हंसाबेन मेहता भी है इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। एक सरोजनी नायडू जी भी गांधी जी के साथ थी, तो उनको भी याद ही रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये जब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, तब वायसराय कौन था? वायसराय इरविन था। ठीक है, तो इरविन वायसराय था और इसका आदर्श वाक्य अहिंसा था। अहिंसा इसका आदर्श वाक्य था। तो इतनी बातें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। श्रमिक संघ आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1875 में हुआ था। ठीक है, तो 1875 में हुआ था। इसके जनक कौन थे? एमजी लोखंडे। तो एमजी लोखंडे जी का नाम श्रमिक संघ आंदोलन के लिए याद रखना है। ठीक है, चलो जाति विरोधी का करते हैं अभी। और कृषक आंदोलन, तो कृषक के बारे में क्या जानते हो आप लोग? तो ये देखो, कृषक आंदोलन के बारे में मैंने लिख रखा है। तो भारत में किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाएं। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 to 62। बंगाल के किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया था। और दूसरा पाबना आंदोलन 1870 में। इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, तो आप याद रखना इनकी डेट। पूर्वी बंगाल में जमींदारों ने लगान और टैक्स बढ़ाए थे, जिसके खिलाफ में किसानों ने आंदोलन किया था पाबना में। कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो ये आपका एरिया भी आप हो सके तो आप याद रखना। ये भी नील विद्रोह भी कहाँ हुआ था? बंगाल में। दक्कन विद्रोह 1875 में गुजराती साहूकारों के शोषण के खिलाफ दक्कन के किसानों ने विद्रोह किया था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1970 में हुआ था। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये किया था। तो इतनी बातें आप लोग याद रखना। तो चलो अब ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो 11 अप्रैल 1827 को जन्मे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्होंने भारत में प्रचलित जाति प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया और इस तरह जाति विरोधी आंदोलन से जुड़ गए। ठीक है, जो हमने ऑप्शन करेक्ट किया है। ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह किया और किसानों और निम्न जाति के लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया। ठीक है, तो ये याद रखना आपको, ये इम्पोर्टेंट है। सत्य के साधक, ताकि निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकें।
उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ पूना में एक बालिका विद्यालय भी खोला। तो ये बात भी याद रखना है, इनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने पूना में एक बालिका विद्यालय भी खोला। ज्योतिबा फुले को उनके सामाजिक कार्यों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई। तो ये महात्मा की उपाधि भी याद रखना है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है इनके बारे में। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलाना है, भवन और निर्माणकर्ता से मिलान करना है, ठीक है। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बताओ। सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश से रिलेटेड हो गया। लाल महल किसने बनाया था बताओ भाई? लाल महल, लाल महल हो गया बलबन का, ठीक है। लाल महल बलबन। जमात खाना मस्जिद ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये तो सबको पता ही है, किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्टली मैच हो रहा है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत से मिलते हैं पीसीएस और आरओ में। ये यूपीपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी 2022 का। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 24 में भी देखने को मिल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? नीम बिल्कुल खतरा नहीं, ये तो और अच्छा होता है। यूकेलिप्टस, जी हाँ, ये बिल्कुल यही खतरा है, क्योंकि यूकेलिप्टस से क्या होता है ना, ये ज़मीन से पोषक तत्व खींच लेता है, ठीक है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और एक कमी और रहती है जो मेन कारण होता है नमी, ठीक है। नमी के भंडार कम करता है। तो कहते हैं ना, जब मतलब जहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ होते हैं वहाँ पे वाटर लेवल अपने आप ही गिर जाता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो सारा पानी ये लोग अकेले ही हजम कर जाते हैं, आसपास के पौधों के लिए कुछ बचाते नहीं हैं। अच्छा, ये जो यूकेलिप्टस है ना, ये कहाँ के मूल निवासी हैं? मतलब ये मूल निवासी कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। तो इनका मूल निवासी स्थान ऑस्ट्रेलिया है, इनका गांव ऑस्ट्रेलिया है, इतना समझ लो, ठीक है। चलो, तो यूकेलिप्टस ही पर्यावरण के लिए खतरा है। ये भी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन एक है डीडीटी। इसका फुल फॉर्म भी आप याद ही रखना, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन डीडीटी, ठीक है। यह है एक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अजैव अपघटनीय प्रदूषक, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अजैव अपघटनीय प्रदूषक मतलब इसको मतलब हानि रहित घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो हानि रहित घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए इसको अजैव अपघटनीय प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। तो हानि रहित घटकों में, अरे वापस से वही लिख रहा हूँ, नहीं तोड़ा जाता है। तो इतनी बात आपको याद रखना है डीडीटी के बारे में, नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। ये डीडीटी का देखो स्ट्रक्चर है, इसको भी आप हो सके तो याद रखना, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब नहीं पूछता, इतनी खतरनाक स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा। फिर भी देख लो, बेंजीन की 2 रिंग है, देखो, ठीक है। बेंजीन की 2 रिंग है, उनमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऊपर 3 क्लोरीन, इतना याद रखना, ठीक है। तो 5 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन, बाकी बेंजीन की 2 रिंग है, इतना ऐसे याद रख लो। तो अब ऐसे याद रहेगा। तो डीडीटी एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, ठीक है। डीडीटी के बारे में कुछ और बता देता हूँ। डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एथेन या डीडीटी एक क्रिस्टलीय, रंगहीन और गंधहीन यौगिक है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है, अपने किसान भाई लोग। चलो, यह एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है जिसे हानि रहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमने करेक्ट किया है। ज़्यादातर देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक भी लगा दी गई है। ये अपशिष्ट पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक हैं। तो मतलब ये प्रदूषण के रूप में फैल जाते हैं, क्योंकि इनको हानि रहित अब घटकों में तोड़ा नहीं जा सकता, तो नुकसान ही करता है फिर।
डीडीटी और अन्य कृषि रसायन पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं जो वायु प्रदूषण की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो चलो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो बताओ, आपको पता है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हरियाली योजना। ठीक है, तो ये हरियाली योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाली योजना कहाँ मेनली ये ग्राम पंचायत स्तर पर चलाई जाती है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लोगों को भी इसमें सहायता प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत लोगों की भागीदारी हो जाती है इसमें, तो ग्राम पंचायत लेवल पर चलाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, वर्षा के जल को संचय होता है। ठीक है, वर्षा के जल का संचय होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, ये तो क्वेश्चन पे ही लिखा है। ठीक है, ये देखो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो इतनी बातें आपको इस बारे में याद रखना है। अच्छा, मैं कुछ और पूछता हूँ आपको। नीरू मीरू योजना कहाँ की है? ठीक है, नीरू मीरू योजना और एक और योजना है अरवरी पानी संसद कार्यक्रम। तो इन दोनों योजना का स्टेट बताओ। अरवरी पानी संसद योजना, दोनों का स्टेट कमेंट करो। ठीक है, नीरू मीरू एंड अरवरी पानी संसद योजना। राइटिंग पे मत जाओ यार, तुम लोग समझ तो पा ही रहे हो। ठीक है, तो नीरू मीरी क्या है? ये आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कार्यक्रम है। और इसमें क्या होता था, इसमें भी जल संचयन संरचनाएं होती थी ना, उनका निर्माण कराया जाता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, जल संचयन। तो जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, जैसे तालाब वगैरह नहीं होते, उनका निर्माण कराया जाता था। तो ये इस योजना का मुख्य पार्ट हो गया। और इसमें क्या हो गया, अरवरी पानी संसद योजना, ये कहाँ की है? ये राजस्थान का कार्यक्रम है। ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना, ये आंध्र प्रदेश, ये राजस्थान। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, बताओ भाई, अब ये तो बताओ। तो ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1986। ठीक है, डेट क्या थी, डेट भी लिख लो आप, 23 मई। 23 मई की डेट थी और 1986 वाला कार्यक्रम था। ठीक है, और इसको किसने स्पॉन्सर किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो ठीक ही आपको पता ही होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था ये। ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता था? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अम्ब्रेला मतलब अम्ब्रेला लेजिस्लेशन क्या बोल रहा हूँ भाई चलो कोई बात नहीं। तो अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से इसको जाना जाता था। यार थोड़ी आवाज़ में दिक्कत हो सकती है क्योंकि तबीयत ख़राब चल रही है यार आजकल। मौसम तो बदल ही रहा है, थोड़ा ठंडक आ रही है तो अच्छा लग रहा है सबको ना। तो इसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और अच्छा ये कब लागू हुआ था? जब देखो, अब भोपाल त्रासदी की डेट किसी को पता है? भोपाल त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल त्रासदी की डेट कमेंट कर दो यार तुम लोग। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? और इसी में 1972 में क्या हुआ था, एक मानव पर्यावरण पर। तो 1972 में मानव पर्यावरण पर एक कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसके निर्णय भी इसमें लागू किए थे। ठीक है, तो यूएन सम्मेलन हुआ था, उसके निर्णय भी इसमें लागू किए गए थे। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल त्रासदी अपनी डेट क्या है, 23 दिसंबर 2 या 3 दिसंबर, देखो 23 याद है ये मुझे, क्या बात है, 1984 को हुआ था। उसके बाद ये इसके बारे में सोचा गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में। इसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड नामक एक प्लांट था, तो उसमें कुछ गैस लीक वगैरह हो गई थी ना, तो ये यूनियन कार्बाइड भोपाल ट्रेजेडी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद ही होगा, वैसे याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। तो 103, अच्छा ये बताओ 103 में क्या है, 103 वाले में क्या है बताओ,
पता है तुम लोगों को 103 में क्या है? 103 में क्या है? EWS आरक्षण। ठीक है, EWS आरक्षण 103वें संविधान संशोधन में किया गया। ठीक है, चलो 93 में क्या है? 93 में शिक्षा संस्थानों में, तो शिक्षा संस्थान है जो ना अपने, उनमें का SC ST, शिक्षा संस्थानों में SC ST या OBC के दाखिले से संबंधित वो रिजर्वेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 86 में क्या हुआ था? इसी में हुआ था इस शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 86 वाले में ही ऐड हुआ था। क्या हो रहा है? चलो 71 में क्या हुआ था? 71 वाले में इसमें 3 भाषाएं ऐड हुई थी। ठीक है, अनुसूची नंबर 8 में। तो कौन कौन सी थी वो भाषाएं? कोंकणी थी, मणिपुरी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली सॉरी नेपाली, ये 3 भाषाएं कब ऐड हुई थी? डेट क्या है इसकी बता दो। अच्छा तुम लोग इसकी डेट तो लिखी है, चलो वैसे क्या ही पूछ रहा हूँ। 8वीं अनुसूची में ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड हुई। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यार। ये मत पढ़ना तुम लोग ठीक है, तो फिर वही यार, चलो ठीक है यार, तुम लोग समझ गए ना अनुसूची, ये छोड़ दो इसको। चलो शिक्षा का अधिकार पे आते हैं हम लोग, अपना फोकस करते हैं। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार ऐड हुआ। ठीक है, शिक्षा के अधिकार से अच्छा ये कहाँ ऐड हुआ था ये भी बता दो। तो आर्टिकल नंबर 21A में ऐड हुआ। ठीक है, और इसका एक्ट कौन सा है? एक्ट कब बना था? एक्ट बना था 2009 में। ठीक है, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये लागू कब हुआ? ये लागू, इसकी लागू वाली डेट बताओ। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है शिक्षा के अधिकार के बारे में। और इसका संविधान संशोधन कौन सा था? 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या। ठीक है, ये राज्य हैं, उनकी विधानसभा में सीटों की संख्या है। तो मणिपुर में कितना? मणिपुर पहला ही गलत है यार, यही तो सही है फिर। तो मणिपुर में कितना है राज्यसभा में? अच्छा विधानसभा पूछ रहा है, तो विधानसभा में मणिपुर में 60 सीटें हैं। ठीक है, और लोकसभा में कितनी सीटें ये भी बता दो। तो लोकसभा में मणिपुर की 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो गोवा का बताओ। गोवा में चलो विधानसभा में तो हो गया, विधानसभा में तो 40 सीटें हो गई। ठीक है, और लोकसभा में कितनी है गोवा में? गोवा में लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी है? 1 सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 हो गई, बट लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में बताओ, यूपी के लोकसभा में 80 हो गई लोकसभा में, और राज्यसभा में 31। ठीक है, उत्तराखंड का था, उत्तराखंड के विधानसभा में 70 हो गई, बट लोकसभा में 5 है और राज्यसभा में 3 है। ठीक है, तो इतनी बातें इनके बारे में भी आप लोग याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पूरे इंडिया में कौन सी लार्जेस्ट है? तो इंडिया में अपना गंगा नदी का जो नदी रिवर बेसिन है ना, वो सबसे लार्जेस्ट है। इसका पूरा टोटल एरिया कितना है? लार्जेस्ट इन इंडिया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लें ये इतना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इतना है, ये गंगा नदी का जो रिवर बेसिन है वो इंडिया में लार्जेस्ट है। ठीक है, और ये जो इन ऑप्शंस में महानदी का लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये देखो महानदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 14,15,89 वर्ग किलोमीटर है, जो 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, महानदी का उद्गम भी याद रखना, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के
फरसिया गांव के पास से है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदेव, मांड, इब, ओंग, तेल, जोंक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है महानदी के बारे में। चलो नेक्स्ट करते हैं। नर्मदा बेसिन, यह बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में लगभग 98796 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बुरहन, बंजार, शेर, शकर, दुधी, तवा, गजल, कुंडी, गोई, करजन, तंदोनी, बरना, कोलार, मान, ये कोलार याद रखना, कोलार ध्यान रखना। ठीक है, मान, उरी, हटनी और संग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ताप्ती बेसिन। ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा रेंज से निकलती है। और प्राचीन नाम इसका नाम, ठीक है, ताप्ती वही सेम ही है। यह बेसिन सूरत, बुरहानपुर, जलगांव, भुसावल, धुले, सोनगढ़, सिकुड़ा, नासिक, अमरावती, खंडवा, बैतूल राज्यों में लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कावेरी बेसिन। कावेरी नदी का बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पड़ता है। यह तालकावेरी में पश्चिमी घाट के तलहटी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिमसाल, हेमावती, अर्कावती, काबिनी, भवानी नदी, लोकपावनी, नेवियाल, अमरावती, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसकी भी सहायक नदियाँ। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की उतना तो नहीं है, बट कावेरी और महानदी की सहायक नदियाँ आप याद रखना। यह कई सहायक नदियों के साथ 81,155 वर्ग किलोमीटर में होने का अनुमान है। तो इतनी कुछ बातें आपको इन नदियों के बारे में याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो राधा स्वामी सत्संग, लाहौर, ये बिल्कुल गलत है आई थिंक। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग कहाँ हुआ था? तो राधा स्वामी सत्संग के बारे में लिख लो आप। इसके नायक कौन थे, मतलब नेता कौन थे? जयमल सिंह। तो इसके नेता कौन थे? जयमल सिंह। और ये पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये पंजाब क्षेत्र में हुआ था, इसको याद रखना। पंजाब में कब हुआ था? 1891 में इसकी डेट है। तो राधा स्वामी सत्संग ये बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जयमल सिंह और पंजाब राज्य। और भारत धर्म ये कहाँ हुआ था? ये भी गलत है। ये 1902 में इसके हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार इसका स्थान है। और इसके नेता कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। ठीक है, अपने ट्रिपल एम साहब थे। सनातन धर्म रक्षणी सभा, कलकत्ता, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसकी डेट क्या है? 1873 में। ठीक है, इतनी बातें याद रखना है आप लोग। देव समाज, इसके बारे में तो जानते होगे आई होप। देव समाज बताओ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इसके नेता कौन है? भगवान देव आत्मा। तो भगवान देव आत्मा इसमें इसके नायक हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना। अच्छा, इसका स्थान क्या है? लाहौर। ठीक है, तो लाहौर इसका स्थान है। तो इतनी बातें आपको याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सनातन धर्म रक्षणी सभा, कलकत्ता, 1873। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? देखो, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? पहली बात तो ये क्या है? ये जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म ऊर्जा समझते हो? जो मतलब सड़े गले पदार्थों से अब मानव शरीर के अपघटन से प्राप्त होती है ऊर्जा। ठीक है, जीवाश्म, जीव के जो मतलब जीव का जो सड़ना गलना होता है, जीव का अपघटन से प्राप्त होती है। और इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मुख्य घटक देखो, मेथेन भी है इसका, मेथेन और एथेन। एथेन है ना, तो मेथेन और एथेन इसके मुख्य घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पहले आप मार्क कर लो। ठीक है, अच्छा, ब्यूटेन का फार्मूला, मुझे सबके फार्मूले बता दो ब्यूटेन का क्यों। तो ब्यूटेन होता है, बताओ ब्यूटेन क्या होता है? तुम्हें पता है ब्यूटेन होता क्या है? ब्यूटेन, हेक्सेन, बेंजीन, मेथेन, इन सब का फॉर्मूला बताओ भाई। ठीक है, तो मेथेन का तो हो गया CH4। ठीक है, बेंजीन का क्या हो गया? C2H6 हो गया।
हेक्सेन का क्या हुआ? हेक्सेन का बताओ। C4H10 हो गया ब्यूटेन का। एथेन का क्या हो गया? C2H6। ठीक है, तो हेक्सेन का क्या हो गया? ये C2H6 थोड़ी होगा यार, इसका C6H6 होता बेंजीन का, है ना। कैसे बात कर रहे हो यार तुम लोग। चलो हेक्सेन का आप लोग कमेंट करोगे मुझे, ठीक है, हेक्सेन का कमेंट करके मुझे बताना। अच्छा, इस CH4 ये तो इसको एक और गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी किसी को कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस ये इसी को कहते हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तरी सरकार तट, मन्नार तट, खंभात तट, केरल तट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खंभात तट। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है ये भी जान लो। यह अक्षय ऊर्जा है जो समुद्र के ज्वार और धाराओं के प्राकृतिक उत्थान और पतन से संचालित होती है। यह ज्वार के बढ़ने और गिरने का दौरान समुद्री जल के बढ़ने और गिरने से उत्पन्न होती है। जब मतलब ये ज्वार का पानी होता है, जब नीचे गिरता है तेजी से, तो उसमें साथ कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ऊर्जा में चेंज करना ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है, भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार देश में 8000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा की क्षमता है। इसमें गुजरात में खंभात की खाड़ी में लगभग 7000 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में गंगा डेल्टा में 100 मेगावाट ऊर्जा निर्माण क्षमता है। तो ये सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, खंभात वाला, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो खंभात की खाड़ी अपने तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा ताप्ती इस क्षेत्र में अरब सागर में मिलती हैं। इसमें लगभग 7000 मेगावाट की ज्वारीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो खंभात की खाड़ी, ये वाला जो इलाका ना, ये इसको खंभात की, गल्फ ऑफ खंभात कहते हैं। ठीक है, और ये कोस्ट याद कर लो यार तुम लोग, कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, नॉर्थ टू साउथ सेट करो। ठीक है, कौन या तो ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो कच्छ का हो गया, कच्छ हो गया, काठियावाड़ हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया। ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका है ना, ये कोंकण कोस्ट हो गया। कन्नड़ कोस्ट हो गया, ये कर्नाटका वाला इलाका। और ये केरल वाला इलाका मालाबार कोस्ट। ठीक है, और इधर कौन सा होगा, उत्कल कोस्ट हो गया, नॉर्दर्न सरकार हो गया और कोरोमंडल कोस्ट हो गया। इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ऑर्डर से याद कीजिएगा इन्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। पादप रोगों को उनके कारक से सही से मिलाना है। ठीक है, तो पादप रोगों को उनको कारक से सही से मिलाना है। तो खट्टे नासार किससे संबंधित है? खट्टे नासार ये संबंधित हैं जीवाणु से। ठीक है, खट्टे नासार जीवाणु से। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो गन्ने का लाल सड़न रोग बताओ भाई। तो गन्ने का लाल क्या हो गया, कवक या फुई से। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक या फुई से। आलू का कृष्णकांत रोग, ये किससे होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है। ठीक है, और ये बताओ गेहूं का साहू रोग, ये किससे होता है? कीट से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गेहूं का साहू रोग कीट से होता है, खट्टे नासार जीवाणु, गन्ने का लाल सड़न रोग कवक या फुई से, आलू का कृष्णकांत रोग ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, चलो, तो ये कुछ विषाणु से जनित रोग हैं, इनको याद करने की ट्रिक याद कर लो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो, मतलब भैया इन्हें डांटो मत, सीधे गाल पे छाप दो। तो ये ट्रिक है आपको, इससे याद रहेगा। तो ए से एड्स हो गया, चाचा से चेचक हो गया, इन्हें मतलब इन्फ्लुएंजा, डांटो डेंगू और ट्रेकोमा, मत मतलब मेनिन जाइलिस, खरे खसरा रेबीज, गाल गलसुआ, पर पीलिया, छापो पोलिया। ठीक है, पोलियो। तो इतनी बातें आपको याद रखना है विषाणु जनित रोगों के लिए, ये ट्रिक याद कर लो। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो। तो एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, मेनिनजाइलिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलिया। ठीक है, पोलियो, इनको याद रखना है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट करते हैं। नीचे दो, चलो वक्तव्य अभिकथन पढ़ो पहले तुम लोग। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस,
तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के साथ कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, देखो ये दार्जिलिंग में क्यों तापमान ऐसे चेंज होता है, क्योंकि दार्जिलिंग हाई एल्टीट्यूड पे होता है। ठीक है, दार्जिलिंग कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ये हाई एल्टीट्यूड पे होता है जबकि आगरा लो एल्टीट्यूड पे, इस वजह से इनके तापमान में चेंजेस होता है और ये कारण जो लिखा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इन मुद्राओं की तील लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है। ठीक है, अच्छा, और ये चंद्रगुप्त सेकंड आल्सो नोन एज किसके नाम से जाने जाते थे, ये विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, विक्रमादित्य नाम से जाने जाते थे और इन्हीं के दरबार में चंद्र सेकंड जो है ना, ये विक्रमादित्य के नाम से जानते थे और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न। ठीक है, और इन्होंने 2 रजत मुद्राएं प्रचलन में लाई थी सबसे प्रथम। ठीक है, सबसे पहले 2 रजत मुद्राएं प्रचलन किया था इन्होंने और इनकी दूसरी सेकंड कैपिटल कहाँ थी, सेकंड कैपिटल इनकी उज्जैन में थी, तो ये भी उज्जैन भी याद रखना है आपने। और इनके सिक्के पर क्या लिखा हुआ था, इन्होंने अपने सिक्के पर देवश्री लिखवाया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलो, so that's all for today's class. I hope you have understood everything. So that's all for today's. Have a good day and thank you everyone.